Good morning, students. Myself, Himanshi, and today we are going to study some important topic related to the company, like the type of company and so on. Okay, so without waiting, let's just start our class. Okay, so let's start the class with today's motivational quote. But before that, I just share my screen with you. So let's start the class with today's motivational quote. So don't give up, great things takes time. Okay, you know, कुछ अगर आपको बड़ा करना है लाइफ में, इफ यू वांट टू डू सम बिग थिंग, सो उसमें टाइम लगेगा. यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम फॉर दैट, यू नीड टू वर्क हार्डर फॉर दैट. ओके, सो गिव अप करना कोई सॉल्यूशन नहीं है. अगर आपको एक बार में सक्सेस नहीं मिल रही है, स्टैंड अप एंड ट्राई अगेन. आप ये देखो, अपनी मिस्टेक्स को देखो कि आपने क्या मिस्टेक की है, उन पे वर्क करना स्टार्ट करो, राइट, एंड नेवर गिव अप. ओके. Okay, so with this, let's start our class. Okay. So let's just start with the meaning of company. Okay, let's just first understand what is mean by company. So basically, company, if I talk about, so company I can say is a group of association of people. Okay, in simple word, it means an association of merchants that are doing business together. Okay, so company means a group or an association of persons that who are united for a common object. Okay, now under the company law, like the Companies Act 2013, the word company means means a company or association registered or incorporated under the Companies Act or any law of the land for any object. Okay. So if we talk about the proper definition that is given under the Companies Act, so Companies Act 2013, Section 2, subsection 20 of Companies Act define company as any company formed or registered under the Companies Act or any other previous company law. Okay, so basically इस डेफिनेशन में क्या बोला गया, कंपनीज एक्ट में बताया गया कि कोई भी कंपनी मैंने अभी आपको क्या बताया कि एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, ग्रुप एंड एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन who are united for some common object. Okay, सो कोई भी कंपनी है, अगर वो फॉर्म्ड हुई है, बनाई गई है, रजिस्टर्ड कराई गई है, किसके अंडर, या तो कंपनीज एक्ट जो अभी चल रहा है, जैसे यहाँ पर बोला गया है अंडर द कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ. तो पहले कौन सा था, पहले आपका कंपनी लॉ था कंपनीज एक्ट 1956. इसके बाद 57 इयर्स के बाद इसे रिप्लेस कर दिया गया, एंड नाउ टुडे देयर इज कंपनीज एक्ट 2013 we are following. Okay, so if we talk about the features and the major features of the company, so it include, first is a company is an incorporated association. Incorporated association means it is only when a group or association of a person get themselves registered under the Companies Act 2013 does the company came into existence. इसका मतलब क्या है, अगर सपोज ABCD है, ग्रुप ऑफ अ पर्सन हो गया. अगर सपोज ये कोई बिजनेस करते हैं लेकिन रजिस्टर नहीं कराया, तो हम इन्हें कंपनी नहीं बोल सकते, ये ग्रुप ऑफ एसोसिएशन कंपनी नहीं कहलाएगा. कब ये ग्रुप ऑफ एसोसिएशन कंपनी कहलाएगा, जब वो इस एक्ट के अंदर, जो एक्ट अभी चल रहा है उसके अंडर खुद को एज अ कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, तभी कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है. तो कंपनी कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, विद बाय रजिस्ट्रेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, जब कंपनी का हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो अभी मैं आगे आपको लेक्चर में पढ़ाऊंगी, सो यू नो, जब हम इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपको जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देते हैं. नाउ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बेसिकली क्या होता है, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट हम बोल सकते हैं, आप सभी के बर्थ सर्टिफिकेट थे, वैसे ये कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है. इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो डेट उस पर मेंशन होती है वो डेट बताती है कि इस दिन जो है कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है. ठीक है, सपोज अगर कोई पर्सन है,
50 से ज्यादा पर्सन है, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है, उनके लिए कंपलसरी है रजिस्टर कराना। अगर वो रजिस्टर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उन्हें इलीगल एसोसिएशन बताया जाएगा, ठीक है, इलीगल एसोसिएशन उन्हें ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। अगर हम कंपनी की बात करें ना, तो कंपनी का इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होता है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है अलग है अपने किससे, मेंबर से। कंपनी और मेंबर इज नॉट द सेम, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी इज व्हाट, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, okay, or an artificial person, okay, which is created by law. In simple word, if I need to define company, so how can I do that? So company is what? Company is an artificial legal person having separate legal identity and created under the law. Okay. Now, so as I said that a company defined as a person, artificial, visible, intangible existence only in the eye of law. Okay, being a recreation of law, it possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as accidentally to its very existence. Once a company is incorporated, the enterprise acquire its own एंटिटी। तो बेसिकली एक बार आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, तो आप अलग हो, आपकी कंपनी अलग है। ओके, मेंबर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कंपनी, ठीक है। Now, if we talk about the separate legal entity, so separate legal entity concept have 4 connotation. Okay, now what are these 4 connotations? Let's just understand. Yeah, it means that company can be, a company is separate and distinct from its member and it can sue or be sued on its name. For example, एक person A है, उसने एक कंपनी B लिमिटेड का कोई प्रोडक्ट परचेज करा था, ठीक है। सपोज वो प्रोडक्ट जो है खराब निकल गया या कुछ ऐसा हो गया, तो डायरेक्टली आप कंपनी को क्या कर सकते हो, स्यू कर सकते हो, कंपनी पर आप कोर्ट केस कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर कंपनी ने सपोज किसी दूसरी कंपनी ए लिमिटेड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, या ए लिमिटेड ने सपोज कोई बी लिमिटेड के साथ कोई फ्रॉड कर दिया, देन इन दैट केस जो बी लिमिटेड है वो ए लिमिटेड पर क्या कर सकती है, केस कर सकती है। इसका मतलब क्या है, कंपनी किसी को स्यू भी कर सकती है, उसके ऊपर भी केस कर सकती है, और कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है। ओन और enjoy and transfer property in its own name, मतलब कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है। Okay, and the company's creditor are the creditor of the company alone and cannot proceed against any of its member and vice versa. इसका मतलब क्या है कि कंपनी के जो क्रेडिटर है वो कंपनी के क्रेडिटर है, उसके मेंबर के क्रेडिटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है AB, उसने XYZ लिमिटेड कंपनी जो कि किसकी है, X की है, एक्स किसकी कंपनी है, XYZ लिमिटेड एक्स की कंपनी है। अब AB जो पर्सन है ना, वो इस कंपनी का क्रेडिटर है, मतलब उसने इस कंपनी को पैसे दे रखे हैं। सपोज अब कंपनी जो है वाइंड अप हो रही है, ठीक है, अब कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है, देन इन दैट केस अब AB क्या करता है, एक्स से पैसे मांगने लगता है कि भाई एक्स, ये तो तुम्हारी ही कंपनी है, तुम दो मुझे पैसे। बट दिस इज नॉट द केस, वो भाई कंपनी और मेंबर अलग है, तभी तो हम उसे सेपरेट लीगल एंटिटी बोल रहे हैं। तो आप कंपनी से पैसा ले सकते हो, उसकी जो मेंबर्स है उससे पैसा क्लेम नहीं कर सकते हो। जो भी कंपनी के क्रेडिटर है वो कंपनी के क्रेडिटर है, ना कि किसी मेंबर के। ओके, now next thing you need to understand is no member has any right in the asset owned by the company during its existence or in winding up. इसका मतलब क्या है, जब कंपनी
वाउंड अप होती है तो उस टाइम में या कंपनी के एक्सिस्टेंस में जो कंपनी की एसेट होती है उस पर मेंबर्स का कोई राइट नहीं होता है। ओके ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। Okay. Now, next characteristics or feature of a company is separate property. Now, अब यहाँ पर separate property का मतलब क्या है? Separate property का मतलब है कि a company is capable of owning, enjoying and disposing of property on its own name. कंपनी जो है अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है, and although the capital and assets are contributed by shareholders, the company become the owner of its capital and asset. Now the shareholder are not the private or the joint owner of the company's property. A member doesn't even have an insurable interest in the property of the company. मतलब जो भी assets है, जो भी capital, चाहे वो शेयर होल्डर्स ने लगाई है, बट है किसकी? बेसिकली वो कंपनी की है। ऑब्वियसली शेयर होल्डर ने पैसा दिया तब आपने वो एसेट खरीदी या फिर तब आपने वो कैपिटल इन्वेस्ट की, बट उस बेसिकली पैसा देने के बदले में आप उनको क्या देते हो? डिविडेंड देते हो, आप उनको इंटरेस्ट देते हो, राइट? सो ये बेसिकली कंपनी की एसेट कहलाएंगे, ना कि शेयर होल्डर की और ना ही किसी मेंबर की। ठीक है, ओके नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। देखो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? अनलाइक अ नेचुरल पर्सन अ कंपनी नेवर डाई। Okay, so life of a company is not measured by life of any of its member। कि आप ऐसा नहीं है कि कंपनी की लाइफ को आप मेंबर की लाइफ से मेजर करोगे। कंपनी की कभी डेथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कंपनी एक नेचुरल पर्सन थोड़ी है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ। law alone can bring an end to its life। फॉर एग्जाम्पल एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, अब भाई वो कोई इलीगल बिजनेस करती है, सपोज ड्रग्स वो सेल करती है, देन इन दैट केस अब सरकार को ये बात पता चल जाती है तो ये कंपनी बंद करवा देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी बंद हो गई, कंपनी कम्स टू इट्स एंड बाय लॉ। किसने करवाया? लॉ ने करवाया। या फिर अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो क्या होगा? फिर आपको आप लिक्विडेट करवाना पड़ेगा अपनी कंपनी को, राइट? सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी एंजॉय द बेनिफिट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, जो कि एक्स ने स्टार्ट की थी। ठीक है, एक कंपनी है जो एक्स ने स्टार्ट करी थी। अब एक्स ने स्टार्ट की थी तो एक्स क्या हुआ? मेंबर हुआ। अब हमें पता उसने कंपनी स्टार्ट की एक्स लिमिटेड। अब एक्स की डेथ हो गई तो कंपनी भी क्या खत्म हो जाएगी? नो, ऐसा नहीं होता। कंपनी क्या होती है? चलती रहती है। उसकी जगह एक्स की जगह कोई और आ जाएगा, उसका नॉमिनी आ जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अगर हम कंपनी की बात करें, सो कंपनी इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। है ना, मैंने तभी तो बताया था आपको कि कंपनी क्या है? बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जब वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो ऑब्वियसली उसकी नेचुरल बर्थ तो नहीं हुई है, दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ। नाउ सिंस इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्योंकि इसे लॉ ने क्रिएट किया है, दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोल रहे हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोल रहे हैं। Okay, now a company is invisible, intangible, immortal, but not fictitious. It can do everything which any a natural person do, except sent to jail, take oath, marry, or practice or learn profession। इसके अलावा कंपनी सब कुछ कर सकती है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपने नाम पर बिजनेस कर सकती है, एवरीथिंग। ओके नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके देखो अब लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप
जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी कितनी लाइबिलिटी होगी, कितने तक वो लाइबल होंगे। ओके, सो जो भी कंपनी के मेंबर होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि किस टाइप की कंपनी है। देखो कंपनी में अलग अलग टाइप की होती है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। लाइक कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर होता है, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी होता है, कंपनी अनलिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है। यू नो बट जनरली जैसे अगर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो पता है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स कौन सी होती है, जहां पर जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। किस अमाउंट तक लिमिटेड होती है, उन्होंने जितने अमाउंट का शेयर लिया है कंपनी में उस पर अगर उन्होंने कुछ पे नहीं किया है तो सिर्फ उतने तक वो लाइबल है। इसका मतलब क्या है, सपोज मैंने, हिमांशी ने एक एक्स कंपनी के मैंने शेयर लिए थे। अब मैंने कितने शेयर लिए थे, 1000 शेयर लिए थे और 10 रुपए का एक शेयर था, तो 10,000 मुझे पे करने थे। अब क्या हुआ, कंपनी ने 8 रुपए तो कॉल कर लिए, मतलब मैंने कंपनी को सिर्फ 8 रुपए ही पे करे हैं, ठीक है, 8,000 रुपए। अब 2,000 मेरे रह गए, तो इन 2,000 के लिए मैं क्या हूं, लाइबल हूं। और मेरी लाइबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों कह रही हूँ, क्यों मैं कंपनी के केस में कह रही हूँ लिमिटेड, क्योंकि जितना आपका बेसिकली शेयर है या जितनी आपने गारंटी ली है उतनी तक ही आप लाइबल हो, आप इससे ज्यादा के लिए लाइबल नहीं हो। मैं सिर्फ 10,000 रुपए तक लाइबल हूं, इसके ज्यादा से मैं लाइबल नहीं हूं। ओके, आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अगर यू नो लाइबिलिटी वाला केस आता है, तो लाइबिलिटी वाले केस में क्या होता है, सपोज मैंने हिमांशी ने एक कंपनी है वाई लिमिटेड, उसको मैंने बोला कि मैं आपको गारंटी देती हूँ 50,000 रुपीज तक की, 50,000 रुपीज तक की गारंटी मैंने दी। तो कंपनी ने बोला कि ठीक है, तो अब मैं कितने के लिए लाइबल हूँ, क्योंकि मैंने कंपनी को 50,000 तक के लिए तक की गारंटी दी है, सो आई विल बी लाइबल फॉर 50,000 रुपीज, नॉट फॉर मोर। ओके, सो 50,000 से ज्यादा के लिए मैं लाइबल नहीं हूँ। सपोज अब कंपनी सपोज वाउंड अप हो रही है, तो उस केस में मैं से 50,000 कंट्रीब्यूट करूंगी, इससे ज्यादा नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने तो इतने के लिए बोला था। तो दिस इज व्हाट, दिस इज लाइबिलिटीज लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, एंड लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी हमने डिस्कस कर लिया, एंड बाय शेयर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। देखो जो भी कंपनी के शेयर होते हैं, नाउ दी shares, debentures, or any interest or other interest of any member in a company shall be movable property, shall be movable property in the manner provided by article of the company, and the share of public limited company are freely transferable। देखो अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी की ना, जो मैं भी आपको बताऊंगी डिटेल में, तो उस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। सपोज कोई पब्लिक कंपनी है एक्स, मैंने उसके शेयर खरीदे थे, अब मुझे लगा कि प्राइस हाई हो गया तो सेल कर देती हूँ, गेन करेंगे, है ना। तो मैंने एक्स लिमिटेड के जो शेयर थे वो वाई को सेल कर दिया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉमन सील, ठीक है। अगर हम कॉमन सील की बात करें, तो अब कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है तो हमारे जैसे साइन तो वो कर नहीं सकती है। तो अब कैसे पता चलेगा, सपोज कंपनी है एक्स लिमिटेड कंपनी है जो कि एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, खरीदनी चाहती है, तो भाई उसमें क्या होगा, प्रॉपर्टी के पेपर पर कैसे साइन होंगे, कंपनी की, कैसे कंपनी तो साइन नहीं कर सकती, अब कैसे होगा, तो हम क्या करते हैं, कंपनी की एक कॉमन सील होती है जो हम हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर अटैच करते हैं, ठीक है, ऑथेंटिसिटी के लिए। Now, a company being an artificial person is not bestowed with a body of human
नेचुरल बीइंग, सो देयरफॉर इट वर्क थ्रू एजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग। कॉमन सील बेसिकली क्या होता है, एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, ऑफिशियल सिग्नेचर होता है विच इज affixed बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑन इट्स एवरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, देखो कॉमन सील क्या बताया मैंने, एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का, जो कि हर कंपनी के जो ऑफिसर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो कंपनी के हर एक डॉक्यूमेंट पर लगाते हैं। ये जो कॉमन सील होता है, इट इज यूज्ड बाय अ कॉर्पोरेशन एज अ सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, I hope it is clear. Okay, now let's just talk about the different type of companies. We have learned so far the meaning of the company and its characteristics which make it different from other type of businesses. Okay, so next we are going to study about the kind of companies. Okay, so as you can see here, this is the chart of type of companies. We have incorporated, unincorporated. So on the basis of incorporation, we are having the chartered company, statutory registered company, and registered companies further divided into the companies limited by shares, companies limited by guarantee, and limited company. Okay, and they are further divided into public and private company. Okay, so let's just study all this in detail. Now other than these, we are having some other type or kind of companies, like one person company that is defined under section 262, small companies that is defined under section 285, and association not for profit or section 8 companies. Okay, next is holding or subsidiary company, and associate company, dormant company, government company, foreign company, public financial institution, and producer company. Okay, so we are going to study about all of them. So let's just first understand okay. Okay, so let's just start with okay. So let's just start with understanding of chartered companies first. So what company can be called a chartered company? So basically, companies which are incorporated under a special charter granted by King or Queen of England were known as chartered company. Chartered company वो company होती है जो कि इंग्लैंड के किंग और क्वीन जो होते हैं, जब वो स्पेशल चार्टर ग्रांट करते हैं, तो उसके अंदर ये जो कंपनी होती है, वो फॉर्म होती हैं, उनको हम चार्टर्ड कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, और इनका जो नेचर ऑफ बिजनेस होता है, जो भी पावर्स होती हैं कंपनीज की, वो सब उस चार्टर में डिफाइन होती हैं, जिससे ये इनकॉर्पोरेट की जा रही हैं। ठीक है, अब एग्जांपल कौन से होते हैं इस कंपनी की, अगर मैं बात करूं, ईस्ट इंडिया कंपनी सभी ने सुना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो फॉर्म हुई थी, वो बेसिकली चार्टर्ड कंपनी ही थी, जो कि 1600 में फॉर्म हुई थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड, these are example of these companies. Now 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, ये सारी कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में नहीं है। ओके, now next is
the statutory company. Okay. Okay. Now, statutory company, those companies which are incorporated by the special act of parliament or state legislature are known as statutory company. देखो statutory companies वो कंपनी होती है, चाहे पार्लियामेंट में अगर कोई एक्ट पास करके या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू उनको फॉर्म किया जा रहा है, तो वो सारी कंपनीज क्या होंगी, आपकी स्टैट्यूटरी कंपनी होगी। मतलब सिंपल वर्ड में समझो, कोई भी कंपनी को अगर एक्ट पास करके बनाया गया है तो वो कंपनी कौन सी होगी, आपकी स्टैट्यूटरी कंपनी होगी। ठीक है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, चाहे स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू फॉर्म किया गया है। ठीक है, अब ये जो कंपनी होती है, दिस कंपनी परफॉर्म द फंक्शन व्हिच इज इन नेचर ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। ओके, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, आरबीआई which is formed under RBI Act 1934, सेबी की अगर हम बात करें, सेबी एक्ट आई थिंक 1992 है इसका। ठीक है, IDBI, LIC, तो बेसिकली ये कौन सी कंपनीज हैं, ये हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं। ठीक है, नाउ स्टैट्यूटरी कंपनी नॉट हैव अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज इट्स वायर्स इज लेट डाउन बाय इट्स स्पेशल एक्ट्स। ठीक है, नाउ अ स्टैट्यूटरी कंपनी इज एग्जेम्प्ट यूजिंग लिमिटेड वर्ड्स इन नेम, यू नो। अब आपने देखा है कि आरबीआई के पीछे आरबीआई लिमिटेड लगता है, कि एलआईसी के पीछे एलआईसी लिमिटेड लगता है, कि नहीं लगता ना। क्यों? क्योंकि स्टैट्यूटरी कंपनीज को एग्जेम्प्ट किया गया है ये सारे वर्ड यूज करने से। ठीक है, और जो इन कंपनीज का ऑडिट होता है, पता है वो कौन करता है, इज अंडर द सुपरविजन और गाइडेंस और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। जो इंडिया के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं, वो इन सारी कंपनीज का क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, और इनके एनुअल रिपोर्ट्स का ऑडिट करते हैं एंड प्लेस बिफोर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एज द केस में। आई होप स्टैट्यूटरी कंपनीज आर क्लियर। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड registered companies. So which companies can be called as registered company? So companies formed or registered under the Companies Act or existing companies are called registered company. मतलब कोई भी कंपनी, चाहे वो Companies Act 1956 के अंडर फॉर्म हुई है या फिर वो Companies Act 2013 के अंदर फॉर्म हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, तो वो सारी कंपनीज हमारी रजिस्टर्ड कंपनीज होंगी। ठीक है, नाउ section 3 subsection 2 of Companies Act provide that a company registered under this act may be a company registered company limited by shares, companies limited by guarantee or an unlimited company. ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी में 3 टाइप की यहाँ पर बताई गई है। आप वन बाय वन स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स कौन सी होती हैं, व्हेन okay, so whenever we use the word company, we normally mean a company limited by share. Generally जब भी हम कंपनी वर्ड यूज करते हैं ना, तो वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए ही यूज करते हैं। नाउ सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, companies limited by share means a company having liability of its member limited by memorandum to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them. In other words, a company must have a share capital, and here the liability of each member is restricted to the amount, if any, unpaid on the shares he or she holding. इसका मतलब क्या है कि कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर में आपकी मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो उतने अमाउंट तक ही लिमिटेड है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, और अगर उस पर कोई अनपेड अमाउंट है तो उतने तक ही वो लाइबल है, इसके बाद वो लाइबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर मैंने एक्स लिमिटेड के शेयर लिए हैं, 10,000 रुपए के लिए हैं, ठीक है, तो मैं 10,000 रुपए तक ही देने के लिए लाइबल हूँ। ठीक है, या फिर मैं 8,000 रुपए अगर दे चुकी हूं, तो रेस्ट जो 2,000 बच गए हैं, ये जो अनपेड अमाउंट है, इसके लिए मैं लाइबल होंगी, और इससे ज्यादा के लिए मैं लाइबल नहीं हूं।
अगर हम बात करें कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी की, तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ कंपनीज एक्ट, अ कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू सच अमाउंट as the member may respectively undertake to contribute to the asset of the company in the event of wound up is a company limited by guarantee। इसका मतलब क्या है, ये इस केस में अगर हम बात करें कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी कौन सी कंपनी होती है, जहां पर जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है बाय इट्स मेमोरेंडम वो कितनी कर रखी है, लिमिटेड कर रखी है उतने अमाउंट तक जो कि मेंबर ने बोला है कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाउंड अप। फॉर एग्जाम्पल मैंने गारंटी ली है कि अगर एक्स लिमिटेड, मतलब मैंने एक्स लिमिटेड को गारंटी दी है 50,000 रुपीज तक की, तो सपोज कंपनी वाउंड अप होती है, सो आई एम लाइबल टू पे 50,000 एंड नॉट मोर देन दैट, सो दिस इज कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड what is unlimited company। So basically unlimited company, in this company there is no limit on the liability of its member, so when there is no limit on the liability of member it will be treated as unlimited company। Thus in such a company the liability of each member extends to the whole amount of the company's debt and liability। इसका मतलब कि सपोज एक प्राइवेट कंपनी है, सपोज उसके 2 ही मेंबर हैं और कंपनी वाउंड अप होती है और कंपनी के पास डेप्ट कितना है, कंपनी के पास डेप्ट 1 लाख का है, तो यहां पर अब उनकी जो लाइबिलिटी होगी इस पूरे अमाउंट तक भी हो सकते, कितनी भी हो सकते, जितना उनका कंपनी का डेप्ट आ रहा है उस पूरे तक उनकी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट द प्राइवेट कंपनी की प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है। सो जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 है कंपनीज एक्ट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, उसमें डिफाइन किया गया है प्राइवेट कंपनी के बारे में कि प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड व्हिच बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी 1% कंपनी की केस को छोड़कर बाकी केस में जो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर होने चाहिए वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमने समझी। प्राइवेट कंपनी में सबसे पहले कौन सी कंपनी है जहां पर आप जो कंपनी के शेयर है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। सेकेंड चीज इज मिनिमम मेंबर 2 एंड मैक्सिमम मेंबर 200। ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। ओके, okay, now further that person who are in employment of the company ठीक है, now further provided that person who are in the employment of the company and the person who are formerly in the employment of the company were member of the company while in that employment have continued to be member after employment ceased shall not included in the नंबर ऑफ मेंबर। इसका मतलब क्या है कि आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो अभी एम्प्लॉयमेंट है या पहले थे, उनको आप जब आप नंबर ऑफ पर्सन काउंट कर रहे हो तो तब आपको क्या नहीं करना, उनको काउंट नहीं करना है। ओके, एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्राइवेट कंपनी होती है दैट इज प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी। इसका मतलब पब्लिक प्राइवेट कंपनी जो है वो क्या नहीं कर सकते, वो अपने शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते पब्लिक को, पब्लिक मतलब आम जनता, हम लोग। ठीक है, हम लोगों को जो प्राइवेट कंपनी है वो शेयर इश्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या समझा, एक बार सम अप करते। मिनिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी के केस में 2 होनी चाहिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी जहां पर एक ही मेंबर होता है, मैक्सिमम मेंबर 200 होने चाहिए, आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, पब्लिक से सब्सक्राइब नहीं करवा सकते हो, स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है एंड ओपीसी 1% कंपनी भी प्राइवेट कंपनी ही होती है।
अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। ठीक है, ये तो हमने प्राइवेट कंपनी की बात कर ली। नाउ सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 डिफाइन करता है पब्लिक कंपनी को। इट मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पहली बात, पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, उसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है जितनी प्रेस्क्राइब की गई हो। एंड यू नो provided that a company which is subsidiary of a company not being a private company। इसका मतलब पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी कौन होगी? पब्लिक कंपनी ही होगी। ओके, ठीक है। अब देखो, अब पब्लिक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक समझो। यहाँ पर आप जो शेयर्स होते हैं फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। कोई यहाँ पर मिनिमम मेंबर की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम मेंबर आपको 7 चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, नो लिमिट। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी पब्लिक कंपनी ही ट्रीट होगी। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, now however to qualify as a small company, a private company must meet the criteria given under the section 285 of companies act। so section 285 जो है companies act का, वो define करता है small company as a paid up capital of which doesn't exceed 50 lakh or such higher amount as may be prescribed and which shall not be more than 5 करोड़। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो समझो कि प्राइवेट कंपनी के केस में पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, एंड शुड नॉट बी सेक्शन 8 होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट बाय स्पेशल एक्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? ओके, ठीक है। सो पेड अप शेयर कैपिटल आपके 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर हायर अमाउंट की आपको परमिशन मिल जाती है तो वो भी कितने से ज्यादा नहीं हो सकता है? वो आपका 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं हो सकता है। और अगर टर्नओवर की बात करें तो जैसे मैंने बताया था 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं हो सकता। और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रेस्क्राइब, लेकिन वो हायर अमाउंट जो प्रेस्क्राइब किया जा रहा है वो 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, मैक्सिमम इतना है और इससे मैक्सिमम अगर करना है टर्नओवर तो 20 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। पेड अप कैपिटल के केस में 50 लाख मैक्सिमम है और इससे अगर हायर प्रेस्क्राइब है तो वो 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द ओपीसी और 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, नाउ 1 पर्सन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? सो द कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूसेस अ कॉन्सेप्ट ऑफ 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, नाउ as per rule 262 the term OPC means a company which has only 1 person as a member। तो OPC में सिर्फ एक पर्सन होता है जो कि मेंबर होता है। ठीक है, only a natural person who is citizen and resident in India is entitled to form a OPC and become nominee। ठीक है, सिर्फ कोई नेचुरल पर्सन, इसका मतलब कोई भी कंपनी ओपीसी फॉर्म नहीं कर सकती। एक नेचुरल पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया में ही उसका रेजिडेंस होना चाहिए, वही ओपीसी का मेंबर बन सकता है, ओपीसी स्टार्ट कर सकता है और उसका नॉमिनी भी बन सकता है। ठीक है, ना ओपीसी के कैरेक्टरिस्टिक समझो। यहाँ पर एक पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए जो कि इंडिया का रेजिडेंस होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। 1 पर्सन अलाउड टू इनकॉर्पोरेट ओनली 1 ओपीसी। एक पर्सन एक्स है तो एक्स ऐसा नहीं है कि 2-3 ओपीसी उसने फॉर्म कर ली, एक पर्सन एक ही ओपीसी फॉर्म कर सकता है। incorporated as a private company however can be converted into any kind of company after 2 years। suppose x ने आज एक कंपनी ओपीसी फॉर्म की है तो आज से 2 साल बाद वो इसको किसी भी कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है अगर उसकी शेयर कैपिटल, अगर उसकी टर्नओवर जो है उस लिमिट से एक्सीड होती है।
ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल यहाँ पर कोई प्रेस्क्राइब नहीं है और मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख ही हो सकती है और एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो ओपीसी है क्योंकि वो स्मॉल कंपनी की तरह ही ऑपरेट कर रही है। ठीक है। एक नॉमिनी जरूर होना चाहिए इसका। ठीक है। माइनर मेंबर नहीं बन सकता है एंड 1 पर्सन कैन हैव 1 पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये जो ओपीसी है एनबीएफसी फॉर्म नहीं कर सकता, नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते और सेक्शन 8 कंपनीज नहीं बना सकते हैं। ठीक है। Now let's just talk about the holding and subsidiary company. Okay. Now holding company, so a company which control another company, or in other word who hold over another company is a holding company and the company so controlled is called subsidiary company. इसका मतलब क्या है कि suppose X ने Y की कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। X ने होल्ड कर रखे हैं 51% से ज्यादा शेयर, मेजॉरिटी शेयर X के पास है, तो X कौन हुआ? X की कंपनी कौन सी कंपनी हुई? होल्डिंग कंपनी हुई। और Y कौन सी कंपनी हुई? सब्सिडरी कंपनी हुआ। ठीक है। सो अब होल्डिंग कंपनी, so subsidiary company in relation to any company means a company in which holding company basically क्या करते हैं? subsidiary company के control करती है the composition of board of director कि board of director में कौन कौन होगा and exercise or control more than half of the total share capital से ज्यादा मतलब 51% कम से कम उसका शेयर जो है कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एसोसिएट कंपनी। ना एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? एसोसिएट कंपनी, so associate company in relation to another company means a company in which other company have a significant influence but which is not a subsidiary company. significant influence का मतलब क्या होता है? 20% से ज्यादा अगर टोटल शेयर कैपिटल आपने होल्ड कर रखी है तो आप कौन हुए? एसोसिएट कंपनी हुए। इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर एक्स ने वाई की कंपनी में सिर्फ 30% शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है तो एक्स कौन सी कंपनी हुई? एसोसिएट कंपनी हुई, ना कि होल्डिंग कंपनी। ठीक है। और ये जो 20% से ज्यादा 50% से कम वाली कंडीशन है, कितना ही होल्ड करना चाहिए, इसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, क्योंकि मेजॉरिटी तो नहीं है, मेजॉरिटी तो 51% से ज्यादा होता है। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। आई होप इट इज क्लियर। Okay, now let's just understand what is dormant company. ठीक है। Now dormant company simply means a company which is not active. मतलब कोई भी कंपनी अगर वो एक्टिव नहीं है, it is a company which is formed for future project or to hold an asset or the intellectual property without there being any significant accounting transaction. So that company is dormant company. ठीक है। ठीक है। देखो डोमेन कंपनी क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि एक्स को एक कंपनी स्टार्ट करनी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज, उसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, फॉर्म्ड कर दी। लेकिन उसने सोचा कि अगले साल से, अभी तो बिजनेस इतना अच्छा भी नहीं चल रहा है, तो अगले साल से स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन। तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा, ये जो कंपनी फॉर्म की गई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए की गई, अभी तो ये क्या है? इनएक्टिव है, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए की गई है। बेसिकली ये कंपनी कौन सी होगी? डोमेंट कंपनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई क्या नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। ठीक है। इसका मतलब परचेजिंग, सेलिंग, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ जो नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो हो रही है। लाइक आपको फीस पे करनी पड़ रही है, ठीक है, आपको रेंट पे करना पड़ रहा है, वो सारे खर्चे हो रहे हैं। ठीक है। ठीक है। Now significant accounting transaction means any transaction other than payment of fees by the company to register, payment made to fulfill the requirement of the act or any other law,
allotment of the share to fulfill the requirement of this act and payment of maintenance of its office and record. इनके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन आप करोगे वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी. ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डोरमेंट कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स की डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी है. जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट बताया गया है कि कंपनी विच इज फॉर्म फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. एनी कंपनी नॉट डूइंग बिजनेस फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर or doing regular business but not filing financial statement and annual return in last 2 financial year is termed as inactive company. ठीक है, इनएक्टिव कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिन्होंने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कोई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं की है. ओके, इनएक्टिव कंपनी इज अ डोरमेंट कंपनी, ठीक है, एंड कैन रिमेन एज डोरमेंट कंपनी ओनली अप टू 5 years. ठीक है, इनएक्टिव कंपनी डोरमेंट कंपनी होती है लेकिन कब तक रह सकते हैं? सिर्फ 5 सालों तक ही रहती है. अदरवाइज उनका नेम जो है रजिस्ट्रार स्टक ऑफ कर देता है फ्रॉम देयर रिकॉर्ड. टू अप्लाई फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी एप्लीकेशन आपको फिल करनी होती है, एप्लीकेशन आपको फाइल करनी होती है फॉर्म नंबर MSC1. स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर ऑब्टेन करना होता है. इट इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी नहीं होती है. एंड इट शुड नॉट हैव एनी आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट लोन एंड सच ऑन इंक्वायरी अगेंस्ट इट. Registrar shall issue certificate in form number MSC2 allowing dormant company status. अगर उसकी रिक्वायरमेंट मेट हो जाती है तो आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाता है. मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर हम बात करें, इट शैल हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर होनी चाहिए और 2 बोर्ड मीटिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर एंड फाइल एनुअल रिटर्न. ठीक है, डोरमेंट कंपनी को अगर एक्टिव कंपनी का स्टेटस चाहिए तो उसके लिए आपको फॉर्म MSC4 में अलोंग विथ फीस आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको एक्टिव कंपनी का स्टेटस मिलेगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द गवर्नमेंट कंपनी. यू नो, most of the time students get confused in public company and government company. Firstly, you know, understand this thing that both are different. Public company is not same as government company. Government company are those companies in which central government or state government or both acquiring 51% or more share. Government, central government, state government ने उस कंपनी में 51% से ज्यादा अगर इन्वेस्ट कर रखा, उसकी शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी, तब वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होगी. ओके, क्योंकि पब्लिक कंपनी वाला केस कौन सा था कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, उसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, है ना, तो वो पब्लिक कंपनी होती है. गवर्नमेंट कंपनी जैसे सेल है, ठीक है, NTPC है, तो ये सारी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा है. नाउ नेक्स्ट इज वन मैन कंपनी. तो बेसिकली वन मैन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? सो हमें पता है कि कंपनी एक ग्रुप ऑफ पर्सन को हम बोलते हैं, तो एक वन पर्सन कैसे कंपनी फॉर्म कर सकता है? ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है कि एक जो पर्सन होता है वो कैसे वन मैन कंपनी फॉर्म करेगा, क्योंकि कंपनी का तो मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीपल. तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो वन पर्सन है वो 100% शेयर कैपिटल वो हेल्ड कर लेता है, अपने पास रख लेता है, और इसके बाद जो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल करने के लिए, जैसे मिनिमम 7 मेंबर होनी चाहिए, है ना, उसका वो पूरा करने के लिए जो अदर मेंबर्स होते हैं वो टोकन शेयर से होल्ड करते हैं, सो दैट वो जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो फुल हो सके. ठीक है, ओके.
नेक्स्ट इज कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी। देखो फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो कि आउटसाइड इंडिया फॉर्म हुई है, उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो बेसिकली कहाँ है? इंडिया के बाहर है, ठीक है, और इंडिया में वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कंपनीज आपकी फॉरेन कंपनीज होंगी। इसका मतलब क्या है? एग्जांपल से समझो जरा, अगर एक्स लिमिटेड है, इसने अपनी कंपनी को लंदन में रजिस्टर कराया था, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस लंदन है। अब ये जो एक्स है लेकिन इंडिया में भी बिजनेस कर रही है, इंडिया में इसने मुंबई में बिजनेस अपना सेट कर रखा है, तो दिस इज व्हाट हमारे लिए ये फॉरेन कंपनी है। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट the public financial institution। देखो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 272, ठीक है। अब क्या बोला गया? जैसे लाइफ इंश्योरेंस है LIC, दैट एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ LIC एक्ट 1956। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड, ठीक है, जिसको सेक्शन 4(1) सब सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में बेसिकली इसको फॉर्म कर रखा है, वो बेसिकली पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आएगा। और कोई भी जैसे specified companies referred to in the UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 2000, अगर उसमें कोई कंपनी है, ठीक है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली नोटिफाई करती है अंडर दिस सेक्शन, ठीक है, अंडर सेक्शन 465 ऑफ दिस एक्ट, तो बेसिकली वो क्या होगी? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी, ठीक है। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो RBI की कंसल्टेशन से किसी भी कंपनी को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, okay, now just keep this thing in mind that नो इंस्टीट्यूशन शैल बी नोटिफाइड सो, मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब तक नहीं बन सकते हैं? जब तक जो सेंट्रल और जो स्टेट एक्ट है उसके थ्रू ये स्टैब्लिश ना हो, एंड 51% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल बेसिकली किसकी होनी चाहिए? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे LIC की बात किया है, तो LIC में RBI का ऑब्वियसली स्टेक है, RBI का 51% से ज्यादा स्टेक है। एट द सेम टाइम इसको बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है विद द कंसल्टेशन ऑफ RBI दैट इट्स अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो दोनों बेसिकली कंडीशन सेट है। एंड थर्ड कंडीशन हो गई आपकी कि किसी एक्ट के थ्रू, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू इसको सेटअप किया गया है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो बेसिकली एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। आई होप क्लियर है। Okay, so thank you everyone, this is all for today and let's just meet in next meeting. Okay, thank you so much, have a nice day.